जय हिंद, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश जी मौजूद हैं और रोज इनको आप देखते हैं ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कुछ हो रहा है उसका एनालिसिस करते हैं और बड़ा आप लोग उसको एक तरह से कहा जाए कि देखते भी हैं, क्योंकि वो कंटेंट, वो सच्चाई आपको मिलती है वहां पर। लेकिन ईरान की हुंकार, युद्ध हम करेंगे खत्म, इस लाइन का मतलब क्या है? युद्ध का अंत क्या वाकई में ईरान करेगा? क्योंकि अमेरिका इजराइल ने शुरू तो कर दिया, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है कि अब ईरान की तरफ से ये शब्द कहे गए कि भाई तुमने छेड़ा था, लेकिन अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सर, धमकी है। हाँ। ये ईरान की धमकी है। हाँ। और ईरान जो कह रहा है, उसके विदेश मंत्री जो कह रहे हैं, इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि भैया युद्ध तो आपने शुरू किया था, हमला तो आपने किया। 28 फरवरी को सवेरे 8:15 पर आपने हमारी पूरी सरकार को मार दिया, हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया। तो वो जो आपने गलती की है, आपने जो हिमाकत की थी, तो उसकी सजा हम आपको देंगे। ये जो लाइन जो लिखी है संजय, वो ये लिखा है कि युद्ध हम खत्म करेंगे, मतलब हम अपनी मर्जी से हम डिसाइड करेंगे कि हम कब और कैसे और किस दिन इस युद्ध को खत्म करेंगे। मतलब ईरान ये कह रहा है कि टोटल उसके कंट्रोल में है पूरा सिचुएशन, युद्ध काल है। भाई इस पोजीशन में है क्या ईरान वाकई में? अगर देखा जाए कि युद्ध हम खत्म करेंगे, ये कहने और करने में बड़ा अंतर हो जाएगा। देखिए युद्ध काल, अमेरिका जैसा देश, जी हाँ बिल्कुल, युद्ध काल है। आपने अमेरिका का नाम ले लिया। और आपने जो बात कही है बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका है, अमेरिका से लड़ाई चल रहा है, सुपर पावर है, उसके पास 5000 से ज्यादा परमाणु बम है और ऐसे B-2 बॉम्बर्स हैं और पता नहीं क्या क्या है उसके पास, पूरी दुनिया को नहीं पता है। अमेरिका जब चाहे तो अंतरिक्ष में एक न्यूक करके पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन दुनिया का खत्म कर सकता है। सब ऐसे ही हार जाएंगे। तो अमेरिका है, आपने यही कहा। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की, सीधे अमेरिका और ईरान के बीच में तो लड़ाई चल नहीं रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क से तो वहां मिसाइल्स आ नहीं रहे हैं। आ कहां से रहे? तो मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट और इजराइल तो ही। हाँ, तो अब क्या है, अगर हम ईरान और उसके मित्र देशों की बात कर ले, अगर अमेरिका, अगर मैं कह रहा हूं कि कमजोर पड़ रहा है, मैं अगर कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप घबरा रहे हैं, मैं अगर ये कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अब कमजोर पड़ रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि आपने गलत फैसला ले लिया, आप इससे बाहर निकलो, तो उसके पीछे का कारण, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो कारण ये है कि ये जो युद्ध है वो लड़ा जा रहा है मिडिल ईस्ट में। ईरान जो पलटवार कर रहा है, ईरान ने हमला नहीं किया था, एकदम क्लियर मामला है, आपने हमला किया, दोनों ने मिलकर के, अमेरिका और इजराइल ने, और हमला करके आपने बहुत बुरी तरह उसे मारा। रक्षा के तौर पर रिटेलिएशन कर रहे हैं। हम आत्मरक्षा कर रहे हैं, ईरान आत्मरक्षा कर रहा है, लेकिन वो आत्मरक्षा छोटा मोटा नहीं है। अरे भाई साहब, कहानी तो ये है कि जिस ड्रोन से मार रहा है ईरान, उसका नाम है शाहिद 131, शाहिद 136। ये दोनों जो ड्रोन है इतने खतरनाक हैं। और अमेरिका जो इंटरसेप्टर चलाता है बचने के लिए, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, बहुत मजेदार है, दर्शकों को पता होना चाहिए। जो सबसे बड़ी मुसीबत है डोनाल्ड ट्रंप की, ये दोनों ड्रोन्स हैं। आजकल ये तो ड्रोन से ही लड़ा जाता है, मिसाइल से ही लड़ा जाता है। पहले की तरह फाइटर प्लेन सब नहीं आते हैं। 12 दिनों का युद्ध हुआ था 2025 में, महंगा भी पड़ता था। अब यहाँ पर जो मजेदार बात ये है कि जिन दो खतरनाक ड्रोन से लड़ाई कर रहा है ईरान, वो है शाहिद 131, शाहिद 136। ये IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खुद डिजाइन किया है, खुद बनाया है, वो बनता है वहां ईरान का खुद का। हाँ, ईरान मेड है। अब उनकी जो खासियत है वो ये है कि बहुत लो फ्लाइंग है। अच्छा। तो लो फ्लाइंग है तो क्रूज मिसाइल की तरह जाते हैं, बहुत लो फ्लाइंग है, तो रडार नहीं पकड़ पाता है। अच्छा, अब उनको बनाने में सिर्फ $20,000 खर्च होता है, बनाने में $20,000 खर्च होता है, एक ड्रोन के ऊपर। अब मजेदार कहानी यह है कि अगर ईरान ने एक शाहिद 131 चला दिया, मान लेते हैं कि कतर के एयरबेस पर एक ड्रोन चला दिया, तो कतर के एयरबेस पे जो अमेरिकी सैनिक है, जो वहां पर अपने को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए एक इंटरसेप्टर चलाना पड़ता है। और वो जो इंटरसेप्टर है वो 20 लाख 40 लाख का बना होता है। तो 20,000 का ड्रोन से हमला करता है ईरान और 40 लाख के ड्रोन से, इंटरसेप्टर से अपने को बचाता है अमेरिका। अब इसमें एक और कहानी है, एक और पचड़ा इसमें फंस रहा है अमेरिका के लिए। जो डोनाल्ड ट्रंप जो फंस गए हैं, उसके पीछे का कारण देखिए। आधिकारिक बयान है अमेरिका का कि अमेरिका ऐसे इंटरसेप्टर्स 5 या 6 एक महीना में बनाता है, एक महीने में 5 या 6 बनाता है। और ईरान ये वाले ड्रोन्स, ऐसे मिसाइल एक महीने में 100-200 बना लेता है। और कल भी परीक्षण कुछ का हुआ है, हो रहा है। तो जो परेशानी ये है कि आप लड़ाई अमेरिका से तो लड़ नहीं रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर से लड़ रहे हैं। और दूसरा, 2025 में जून में
ऐसा ही युद्ध हुआ था 12 दिनों का, ईरान इजराइल के बीच में, और अमेरिका उसमें इन्वॉल्व इसलिए था कि वो न्यूट्रलाइज करता था जब इजराइल के ऊपर आते थे हमले, आते थे ईरान से। तो जो 12 दिनों का जो युद्ध था संजय, उसमें हुआ ये कि जो इंटरसेप्टर्स, जो मिसाइल्स, ड्रोन्स सैन्य अड्डों पर अमेरिका के जो उनके मिलिट्री एसेट्स हैं वहां पर जो जमा थे, उसमें आधे खत्म 2025 में हो गए थे। जल्दी जल्दी आप बना नहीं पाते हो इंटरसेप्टर्स। आप यहाँ मिडिल ईस्ट के अनुसार ही तो वहां रखोगे ना। आप वहां वाशिंगटन और न्यूयॉर्क की तरह अमेरिकन सैन्य अड्डों की तरह आप रख नहीं पाओगे वहां पे साजो सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो आपका आधा पहले खत्म हो गया था। फिर ये आज 11 दिन है, 11वां दिन है आज। तो जब आपका यही हिस्ट्री है पहले से कि 12 दिनों में आपका आधा खत्म हो जाता है, तो इमेजिन करिए आधा तो फिर खत्म हो गया होगा। बयान है ये IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैरी, इन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि आपके गोला बारूद का भंडार खत्म हो रहा है, अमेरिका को बता रहे हैं। यही तो कारण है कि चौड़ा हो रहा है ईरान। से निकलने का कोई ऐसा बेसब्री से रास्ता तलाश रहे हैं जिससे आपकी इज्जत भी बची रहे, और आप अमेरिकी लोगों को सच क्यों नहीं बताते हैं? अब मैं दर्शकों को बता देता है रास्ता कैसे निकाल रहा है। कल व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 1 घंटा की बातचीत हुई है फोन पे। अब आप इमेजिन कीजिए, अमेरिका फोन किसको कर रहा है? रूस को कर रहा है। अरे भाई, कोल्ड वार वाले जमाने की दुश्मनी है दोनों में। दोनों एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दोनों दुश्मन होते हैं। क्यों अभी अलास्का के पास मिले थे, कुछ नहीं निकला, 2 दिन बाद फिर से कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं निकलता है। तो वहां तो यूक्रेन के लिए लगे थे, यहाँ तो अपनी लड़ाई है। अरे रूस क्यों आपकी मदद करेगा? आपने यूक्रेन युद्ध में उसे फंसा दिया है। आपने यूक्रेन को आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई ऐसी कर रखी है नेटो के थ्रू, अपने आप दे रहे हैं, नेटो सारे देश दे रहे हैं कि 4 वर्ष हो गया है और यूक्रेन युद्ध चला रहा है। छोटा सा देश यूक्रेन, आप सप्लाई करते हैं उसको, लॉन्ग रेंज की दे देते हैं, मिसाइल्स, वेपन दे देते हैं, वो मारता है रूस के ऊपर। तो रूस को आपने 4 वर्षों से युद्ध जीतने नहीं दिया है, तो आपको भला पुतिन युद्ध जीतने क्यों देंगे? अच्छा, एक दिलचस्प बात बताता हूं सर, आप इस बात को क्लैरिफाई करिएगा। खबर यह है कि अमेरिका, जैसे आपने कहा और जो हमारे पास रिपोर्ट थी कि अमेरिका इससे निकलने की कोशिश कर रहा है, वो फंसा हुआ है बुरी तरह फंसा हुआ है। और अमेरिका में क्रिटिसाइज भी इसको किया जा रहा है। लेकिन देखिए ईरान ने स्ट्रेटजी क्या अपनाई है। पूरे मिडिल ईस्ट में जो रडार सिस्टम था, यानी जिसको अमेरिका की आंख कहा जाता था, ईरान ने चुन चुन कर उस आंख को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। और दूसरा, ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस कहां से आ रहा है? रूस से और चाइना से। अरे उसके पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं, कि यहां पर हमला करो। ईरान के पास अपना कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, लेकिन रूस के पास है, चाइना के पास है। वो उसको रियल टाइम्स इंटेलिजेंस बताते हैं कि यहां पर हमला करो तो ज्यादा मार कर पाओगे। तो लड़ाई कौन लड़ रहा है? चाइना और रशिया। वो लॉजिस्टिक सपोर्ट एक तरह से कहा जाए, उस तरीके से मिल जाए जो अमेरिका की पावर थी। अच्छा, एक है जॉर्डन में मुवाफाक सॉल्टी में अमेरिकी एयरबेस पर 3rd जो इंटरसेप्ट, ये कहा जाए कि क्या बोलते हैं, बर्बाद कर दिया। 3rd को तो बर्बाद कर दिया। ऐसे बहुत 3rd को बर्बाद कर दिया। ये इंटरसेप्टर था जिसको 3rd कहा जाता है। कितना महंगा होता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को पकड़ता है, छोटी मिसाइलों को पकड़ता है। और बता रहा था, एक इंटरसेप्टर 20 लाख से 40 लाख टोटल शायद अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में 6 या 7 या 8 ही हैं। 1 महीने में तो बना ही पाता इंटरसेप्टर, उसको तोड़ दिया। ये सबसे मजबूत भंडार था जिसको ईरान ने मार दिया, यानी एक आंख खत्म कर दी इनको। अब इससे नहीं पता चल पा रहा कि आसपास कौन से मिसाइल आ रही है कि नहीं। अरे मैं आपको एक चीज और याद दिला रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में उन्होंने पास्टर्स को बुलाया था, पादरियों के समूह को बुलाया था, और वो उनके बॉडी पे हाथ रख के ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना क्या कर रहे थे? हे ईश्वर, हमारे राष्ट्रपति को आप शक्ति दो, हमारे राष्ट्रपति की आप सुरक्षा करो, हमारी सेनाओं में जो पुरुषों और महिलाओं जो वहां जो लड़ रहे हैं युद्ध, उनकी सुरक्षा करो, और हमारे राष्ट्रपति को आप युद्ध जीतने का आशीर्वाद दो, विजयी भव का आशीर्वाद दो। आप इमेजिन कीजिए कि एक तरफ वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि भैया हमको निकालो इस युद्ध से, और दूसरे तरफ अपने धुर विरोधी रूस को कह रहे हैं, 1 घंटा बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑब्वियसली यही कहा होगा कि भाई इसमें तुम ईरान को समझाओ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम खमनेई रिजिम को बदल देंगे, लेकिन खमनेई तो आज भी है, खमनेई तो आज भी जिंदा है। जो पिता खमनेई थे उनको आपने मार दिया। नहीं, रिजिम तो नहीं परिवर्तित हुआ, आपके मनमानी नहीं चली, उन्हीं की सत्ता है। बिल्कुल, बेटे, बाप के बाद बेटा आ गया। अब बेटे की भी इज्जत ईरान में उतनी ही है जितने पिता की थी। अच्छा, और एक और खास बात है,
जो मुज्तबा जो खमनेई हैं, जो जूनियर खमनेई है, जो आज सुप्रीम लीडर हैं, वो सेना में थे, इराक का युद्ध लड़ चुके हैं, उनको पूरा रणनीति पता है कैसे युद्ध जीतते हैं। युद्ध की रणनीतिक तौर पर वो और समझ रखते हैं, पिता से भी ज्यादा। स्पिरिचुअल लीडर खाली नहीं है, जो बड़े भाई मुस्तफा खमनेई है, वो इमाम है, वो उपदेश देते हैं, वो धार्मिक राह, धर्म की राह पर चलते हैं। लेकिन छोटे भाई को बनाया गया, मुस्तफा को बनाया गया है सुप्रीम लीडर, क्योंकि ये युद्ध काल है। हाँ, तो अब पैरेलल हुआ ना, वहां से इजराइल से क्या नाम है, इजराइल के प्रधानमंत्री भी रहे, सेना में रहे, तो इसीलिए तो हाल बुरा कर रखा है, इसीलिए बुरा कर रखा है। अच्छा, दो चीज मैं समझूंगा जिसको लेकर अमेरिका डंका पीटता है, इजराइल डंका पीटता है। अमेरिका का एक थार्ड रडार सिस्टम और इजराइल का एरे रडार, इन दोनों को मैं बताऊं, कतर में एरे रडार को ध्वस्त कर दिया ईरान ने, और जैसा कि मैंने कहा जॉर्डन और यूएई में इन दोनों जगह पर थार्ड लगा हुआ था, उसको तबाह कर दिया। तो क्या ये अमेरिका और इजराइल का फेल्योर है, जिसको आप सुपर ताकतवर कहते हैं, कोई नहीं आ पाएगा, मान गिराएंगे आसमान में? ईरान ने ड्रोन से मार गिराया। अब यहाँ पर मैं दो बातें, बड़े बम को फुस्सी बम से उड़ा दिया। पहले पूरी दुनिया को क्या लगता था कि इजराइल के ऊपर हमला नहीं हो सकता है, कम से कम एयरबॉर्न तो नहीं हो सकता है, प्रोजेक्टाइल से आप नहीं मार सकते हैं, ड्रोन से, मिसाइल से आप हमला नहीं कर सकते हैं, हम लोग को भी लगता था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के लड़ाकों ने जब एक साथ हजारों मिसाइल दागा था इजराइल के ऊपर, तो बहुत सारे अंदर गिरे थे। पूरी दुनिया को उस दिन लगा था कि इजराइल पर भी हमला हो सकता है। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका कतर में सैन्य अड्डा उसका, जॉर्डन में है, बहरीन में है, यूएई में है, सऊदी अरबिया में है, और सारे जगहों पे है। तो आप जब हमला करते हैं, मतलब ईरान की तरफ से जब हमला होता है, तो अमेरिकन बेस पे गिरता है, जो ईरान की तरह शक्तिशाली नहीं है। बात समझने की है, अमेरिका और ईरान के बीच में अगर 1 to 1 अगर फाइट होता, यानी कि जो मिसाइल्स अगर अमेरिका वहीं से अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्ग रेंज की मारता, अगर वो ईरान पे सीधा मारता, तो वो लड़ाई की सूरत अलग होती। यहाँ पर छोटे छोटे एयर बेस हैं, सैन्य बेस हैं, सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, जहाँ पे लिमिटेड फोर्सेस हैं। आपने अगर ड्रोन्स रखा है, आपने मिसाइल्स रखा है, तो वहाँ पे काउंटेड है, गिनती के हैं। और आपने 1 साल पहले ही युद्ध किया है इजराइल के साथ, ईरान के साथ, तो आधा तो उस वक्त तक खत्म हो गया था। तो जो जानकारी जो बार बार निकल कर आ रही है, और जो IRGC के जो प्रवक्ता हैं, ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी, जो इन्होंने कहा है कि उन्हें यह पता चल चुका है कि उनका गोला बारूद खत्म हो रहा है, तो ये गलत थोड़े है। और सुनिए, आज की डेट में सैटेलाइट इमेजेस से आपको सब पता लगता है। जैसे वाशिंगटन टाइम्स की जो रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आई, उसमें उसने बताया कि चाइना से जो वेसल्स हैं, वो जहाज के रास्ते जो वेसल्स हैं वो जा रहे हैं, और रॉकेट फ्यूल लेके ईरान जा रहे हैं। मतलब ईरान में अगर मिसाइल्स में कमी होगी, अगर कम पड़ेगी संख्या में, तो वहां पे दोबारा बनना शुरू होगा, बहुत बड़ी संख्या में बनेगा। तो वैसे ही आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पास भी लिमिट्स है, बहुत सारे लिमिटेशंस है। तो एक तरफ ईरान में अगर हम मान भी लेते हैं कि हाँ, ईरान के बहुत सारे मिसाइल्स खत्म हो चुके हैं, तो आपके पास तो बचा ही नहीं होगा। नहीं, एग्जैक्टली। और दूसरा, अमेरिका के तो चिंता करने की ये बात है कि भाई ईरान, मैंने कहा ना कि इस युद्ध में ईरान का अगर 10 रुपए खर्च हो रहा है, तो अमेरिका का 100 रुपए खर्च 100 रुपया खर्च हो रहा है, 100 रुपए खर्च हो रहा है। और इजराइल के लिए क्या वाकई में अमेरिका लंबे वक्त तक इस युद्ध में फंसा रहेगा? ये तो अमेरिका के लिए नुकसान अपना है, या तो फिर उसका कोई एक तरह से उल्लू सीधा होता दिखाई दे रहा है, जिसको बार-बार तेल का खेल है। लेकिन हार्मूज को लेकर सर आज ही ईरान ने कहा है कि हम उन देशों को हार्मूज से गुजारने के लिए तैयार है, उनके जहाजों को जो अमेरिकी दूतावास को बंद करें या उनके राजनयिकों को भगाएं। भगाए, मतलब टर्म एंड कंडीशन ये देखिए कि दुनिया इस वक्त परेशान है, तेल के, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और सबको सप्लाई चाहिए। रशिया से हिंदुस्तान के लिए आसान है, लेकिन बाकी देशों के लिए उतना बहुत टफ है। पाकिस्तान को कहां से मिलेगा? हाहाकार मचा हुआ पाकिस्तान। या तो ईरान का साथ दो या तो अमेरिका का साथ दो। ऐसे कंडीशन में जब आपके पास गैस नहीं बचेगा, तेल नहीं बचेगा, तो क्या ये शर्त युद्ध रणनीति के तौर पर अमेरिका ईरान के लिए बेहतर साबित होती है? सबसे बढ़िया तो रणनीति यही उनकी कि भाई तेल का मार करो। अगर तेल की लड़ाई है, पूरा तेल का खेल करने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो तेल ही रोक दो। अगर आप तेल रोक दोगे तो हाहाकार मचेगा, और हाहाकार मचेगा। देखो, 2 तरह से दबाव पड़ेगा। पहला तो ये ईरान का जो मकसद था, उसकी जो स्ट्रेटेजी थी संजय, वो ये थी कि आप उनके मित्र देशों में जहां जहां मिलिट्री एसेट्स हैं अमेरिका के, वहां आप हमला करो। दुबई में कोई मिलिट्री एसेट्स नहीं है, वहां अमेरिका का कोई सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन दुबई में बार बार हमला हो रहा था। क्यों हो रहा था? कि वो चाहते थे ईरान के पॉलिसी मेकर्स कि यूएई की सरकार या मित्र देशों की सरकार, अमेरिका की, इजराइल की, वो दबाव बनाए अमेरिका के ऊपर, और ये कहे कि लड़ाई आपकी है और देश हमारा बर्बाद हो रहा है, लोग हमारे मारे जा रहे हैं। तो इसी बात का दबाव बनाना था।
तो ये हो गया। दूसरा, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, तो वहां से 20% दुनिया का कच्चा तेल गुजरता है, 30% गैस गुजरता है। भारत की बात करें तो 50% तेल गुजरता है। तो वो तो एक ऐसा पॉइंट है, जब आप दबाओगे तो पूरी दुनिया से दबाव पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो हम क्यों ना मान लें, तो हम ये क्यों ना मान लें कि जो बार बार अब जो फेस सेविंग फार्मूला जो अब अमेरिका ढूंढ रहा है, तो दुनिया भर से उस पर दबाव पड़ रहा होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अब ये हमारा जो टॉपिक है ईरान के हुंकार, लेकिन इसमें बड़े लोग सवाल पूछ रहे थे, कल जो आपने वीडियो बनाया था, कि ये सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में क्या दुश्मनी है, किस बात को लेकर? ये हॉर्मुज लाइन ही है? हाँ हाँ, वो भी है। बाकी तो उनका धर्म का भी आपसी मामला है। सबसे जो बड़ा मामला है वो है कि मित्र देश है अब अमेरिका के, तो अमेरिका के वहाँ पर यूएई में, आप यूएई की बात कर रहे हैं, वहां तो सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन दुबई में क्या है कि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूं। तो सऊदी अरबिया में तो मिलिट्री बेस है, मिलिट्री बेस है, लेकिन हॉर्मुज चाहता है सऊदी अरब की हमारे कमांड में हो। तेल का खेल है। हाँ, तेल का खेल है, और वहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ईरान उसको छोड़ना नहीं चाहता। मतलब इजराइल से युद्ध का एक बहाना तो है ही है, लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान में ये पहले से तनाव था इस बात को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल तनाव था, और उसका फायदा उठाया पहले तो ये अमेरिका ने, तो उसने हमला किया और सबको ये कहा कि आप लोग तैयार रहो, जरूरत पड़ेगी तो आप ईरान पे हमला करना। लेकिन पूरा उल्टा हो गया। ईरान ने हमला कर दिया एक साथ 8 देशों पे 28 फरवरी को, अभी 14 ठिकानों पर। मतलब सीधे वो अमेरिका पर तो हमला कर नहीं सकता था, तो अमेरिकन जो बेसेस थे वहां हमला किया, अमेरिकियों को मारा। आधिकारिक तौर पे 8 तो अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान ने दावा किया था कि शुरू में ही जो उसने हमले किए थे उसमें 100 से ज्यादा मारे गए थे। इतनी मिसाइलें गिरी हैं, ईरान की ड्रोन्स गिरे हैं, 8 ही मारे गए। वो आधिकारिक बयान है। आधिकारिक थोड़ा पछता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी झूठे बोलते नहीं, और युद्ध काल में आप नहीं बता सकते हैं फिगर्स। अगर आप बता देंगे कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, तो दुश्मन का मनोबल बढ़ेगा, आपकी सेना का मनोबल गिरेगा। चलिए, अब आखिरी सवाल सर, ये क्या ईरान के साथ युद्ध में कंफ्यूज है अमेरिका, कि वो करे तो क्या करे, या हट जाए या रहे? पहले नहीं था, अब हो गया है। पहले तो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा प्लॉट था। अमेरिका को यह लग रहा था कि हम जैसे वेनेजुएला में गए, मादुरो को पकड़ के ले आए, जेल में डाल दिया, वैसे ही खamenei को हम उठा ले जाएंगे, या मार देंगे। यही हुआ, उनकी प्लानिंग ऐसे ही थी। उनको लगा खamenei खत्म तो रेजिम खत्म। उनको क्या लगा कि हम खamenei को मार रहे हैं, हम कमांडर इन चीफ IRGC को मार रहे हैं, हम रक्षा मंत्री को मार चुके हैं, सब एक साथ मारे गए। तो मरने के बाद जैसे ही उन्हें तो पहले से पता था कि कौन कौन है यहाँ पे। महीनों का इंटेलिजेंस गैदरिंग चल रहा था, पल पल की पूरी जानकारी थी कि इस बिल्डिंग में अभी कौन कौन है। उसी के बाद ये हमला हुआ था। तो जैसे ही आपने देखा कि हाँ, वो बिल्डिंग धराशायी हो गई है, जमींदोज हो गई है, तो आपको पता चल गया कि पूरी की पूरी सरकार मारी गई, सुप्रीम लीडर मारे गए। तो आपकी प्लानिंग ये रही होगी कि बस कुछ घंटों में अब तो सरेंडर कर देगा ईरान, भैया मत मारो, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, हमें जिंदा रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3-4 घंटे में ऐसा पलटवार आया 8 देशों में कि कांप गए डोनाल्ड ट्रंप। सही बात है, मिडिल ईस्ट ने कभी सोचा नहीं था कि ये दुबई ने कभी सोचा था कि हमारे ऊपर एक तरह से मिसाइल। अच्छा, ये कैसे हुआ ये मैं बताता हूं। जब सीनियर खamenei जिंदा थे, यानी कि अयतुल्ला खamenei जिंदा थे, सुप्रीम लीडर थे, तो उन्हें यह अंदेशा था। उनको 2 बातों का अंदेशा था कि या तो अगर उन पे हमला होने की स्थिति होगी तो वो किसी ऐसे पॉइंट पर रहेंगे जहां से नो कांटेक्ट में आ जाएंगे IRGC के और बाकी फोर्सेस के। दूसरा ये कि अगर हमला होता है, मारे जाते हैं तो उन्होंने क्या कर रखा था, IRGC के यानी कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जितने भी डिविजन्स हैं ईरान में, सबको उन्होंने पूरा स्ट्रेटेजी बना के दे दिया था कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको किसी से कमांड लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप एक्टिवेट करोगे, पलटवार करोगे। अब यही हुआ, एक साथ ईरान की सेनाओं ने, IRGC ने पलटवार करना शुरू किया। आपको लग रहा है कि भाई वहां तो कोई आदेश देने वाला नहीं है, वहां कोई आदेश लेने वाला नहीं है, लेकिन वहां आदेश पहले से लिखा हुआ था कि ऐसा होगा, तो यहां से आप यहां हमला करना। वही हो गया। ईरान ने भाई कुल मिलाकर ये कि धज्जियां उड़ा रखी हैं, इस वक्त परिस्थितियां ऐसी बनी हैं। लेकिन आपको बता दें कि खत्म करते हैं इस सेशन को, 1979 से पहले आप सोचिए कि अमेरिका किस तरीके से इस्तेमाल करता है। ईरान तब कट्टर दोस्त हुआ करता था अमेरिका का, तो वहां शाह डायनेस्टी थी, अब फिर वही तो करना है। और ये जो मिडिल ईस्ट के बाकी देश है जहां पर ईरान आज बम गिरा रहा है, तब ये दुश्मन हुआ करते थे। और आज अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, इनको दोस्त बना रखा है और ईरान को दुश्मन बना रखा है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी दादागिरी, अपनी बादशाहत को
बरकरार रखने के लिए वो जब चाहता है तब इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन ये जो दोस्त आज बने हैं उनको भी अंदाजा नहीं था कि ईरान इनका ये हश्र करने वाला है। तो ठीक है सर, इसको खत्म करते हैं आज। और कुल मिलाकर ये है कि देखिए, ईरान ने बड़ी धमकी दी है कि भाई तुमने शुरू किया था, छेड़ा हमें तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, युद्ध तो हम खत्म करेंगे। अमेरिका पहले कह रहे थे कि 7 दिन, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे 7 दिन युद्ध जाएगा, फिर कह रहे 3 महीने जाएगा, अब फिर कह रहे कि कुछ दिनों की बात है। उधर से वो तमाम जो उनके धार्मिक तौर पर लीडर थे उनसे वो आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे। और पहली बार मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखने वाला नेता थोड़ा नर्वस, या कहा जाए कि हिले, या चेहरे का रंग भाव उड़ा हुआ। और ये ईरान ने दिखा दिया कि जो तुम दूसरों को समझ रहे थे वो हम नहीं है, हमारा नाम ईरान है, वेनेजुएला तो है ही, वेनेजुएला तो है नहीं। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। और मिडिल ईस्ट की तमाम जो युद्ध की परिस्थितियां इस वक्त बनती जा रही हैं, वहां से जो बड़ी खबर है, खास करके आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल को हम साइड रखते हैं अभी, इन दोनों के बीच में ये जो द्वंद्व चल रहा है, इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा, आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।